तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। 1980s और 90s के दौर के उन बेहतरीन बॉलीवुड सिंगर्स में से एक जिनकी आवाज किसी परिचय का मोहताज नहीं और आज भी दिलों में बसी हुई है। अब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे। 6000 से ज्यादा बॉलीवुड गाने वाले इस दिग्गज सिंगर के गाने आज की पीढ़ी भी रिपीट मोड पर सुनती है। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ऑर्केस्ट्रा के ऑडिशन में इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, उसी ऑर्केस्ट्रा ने बाद में इन्हें लीड वोकलिस्ट के रूप में इनवाइट किया। बोल तो मीठे बोल सोनिया। क्या आपको पता है कि इनके आदर्श मोहम्मद रफ़ी के जनाजे में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी किस्मत रातों रात बदल गई। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान पे अब जाए, मुश्किल। और क्या आप मानेंगे कि जिस रफ़ी साहब को ये अपना मेंटोर और आइडल मानते थे, उन्हीं की वजह से इन पर कॉपी और मिमिक करने का ठप्पा भी लग गया। साजन आजा रे, वादा किया। तो आखिर कैसे ये किशोर कुमार को रिप्लेस कर फिल्मों में अमिताभ बच्चन की आवाज बन गए, और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक म्यूजिक इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब भी हो गए। हटा मेरे गम से समंदर का भी सीना, न थी मेरी किस्मत। बताएंगे इस सदाबहार गायक की जिंदगी से जुड़े सभी अनसुने राज। आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लासिक बॉलीवुड के बेहतरीन सिंगर्स में से एक शब्बीर कुमार की। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। शब्बीर कुमार ने हिंदी के अलावा कई भाषाओं जैसे उर्दू, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, हरियाणवी, उड़िया, मलयालम और अंग्रेजी में भी गाने गाए। तुम याद न आया करो। 26 अक्टूबर 1954 को गुजरात के बड़ौदा में जन्मे इस गायक का असली नाम शब्बीर शेख था, जिसे बाद में इन्होंने खुद बदलकर शब्बीर कुमार कर लिया। इनके पिता सरकारी नौकरी में थे और शब्बीर खुद भी पढ़ाई में अच्छे थे। बचपन में ये भी सरकारी नौकरी ही करना चाहते थे, लेकिन शब्बीर की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। ये एक छोटे से गाँव में रहते थे जहाँ पड़ोस में सिर्फ 9 ही घर थे और बिजली भी नहीं आती थी। इनकी माँ नाथ कलाम गाया करती थी, जिसने शब्बीर को संगीत की ओर आकर्षित किया। धीरे धीरे ये अपनी माँ के साथ गाने लगे और परिवार ने इनके इस हुनर को खूब सराहा। हालांकि गाना सीखने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ये पड़ोस में रहने वाले एक डॉक्टर के घर के रेडियो के बाहर सुनकर ही संगीत सीखते थे। जब भी मोहल्ले में कोई फंक्शन होता तो लोग इन्हें बुलाकर ले जाते और गाने के लिए कहते। खास तौर पर ये मोहम्मद रफी के गाने गाते और इनाम में आम पापड़ खाते थे। रात ढल चुकी, ना जाने तुम। 14 साल की उम्र में शब्बीर कुमार के पिता ने इन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया ताकि ये अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकें। हालांकि ये बोर्डिंग स्कूल एक बहुत ही पिछड़े इलाके में था और स्कूल की हालत भी खस्ता थी, लेकिन शब्बीर ने अपने पिता से जो वादा किया था, उसने इन्हें हार्डशिप्स में भी आगे बढ़ने का हौसला दिया। हालांकि ये समय इनके लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बनकर आया। इन 6-7 महीनों के दौरान शब्बीर ने न केवल अपनी जिंदगी के कुछ सबसे अच्छे दोस्त बनाए, बल्कि लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स भी सीखे। बोर्डिंग स्कूल में बिताए गए इस वक्त ने इन्हें अपनी जिंदगी को खुद से संभालने की सीख दी, जैसे खाना बनाना, कपड़े धुलना, अपना कमरा साफ करना और किसी भी काम के लिए खुद पर भरोसा करना। इनके पॉजिटिव चेंज को देखकर कुछ ही महीनों बाद इनके माता पिता ने इन्हें घर वापस बुला लिया और शब्बीर की म्यूजिकल जर्नी को सपोर्ट करने का फैसला कर लिया। इसके बाद शब्बीर ने ओपेरा म्यूजिक सर्कल ऑर्केस्ट्रा में ऑडिशन दिया। उस समय ओपेरा म्यूजिक सर्कल भारत के सबसे प्रतिष्ठित ऑर्केस्ट्रा समूहों में से एक माना जाता था। हालांकि इस ऑडिशन में इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन शब्बीर ने हार नहीं मानी और एक लोकल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। उस दौर में भारत और चीन के बीच युद्ध का माहौल था और शब्बीर ने स्टेज पर एक देशभक्ति गीत गाकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ये गीत था वतन पे जो फिदा होगा। इस परफॉर्मेंस ने शब्बीर को कॉन्टेस्ट का विनर बना दिया और तभी इन पर ओपेरा म्यूजिक सर्कल की भी नजर पड़ी। इसके बाद ओपेरा म्यूजिक सर्कल ने इन्हें सेलेक्ट कर लिया और यहीं से शब्बीर कुमार को बॉलीवुड के दिग्गज हस्तियों के साथ मिलने और उनके साथ काम करने का मौका मिलने लगा। मैं माटी का गुड्डा, तू सोने की गुड़िया, मैं 1980 में मशहूर गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के निधन के बाद कई शो ऑर्गेनाइजर्स ने शब्बीर कुमार को संपर्क करना शुरू किया, जो रफ़ी साहब की आवाज के खाली स्थान को भरने के लिए किसी गायक की तलाश में थे। शब्बीर कुमार ने एक ऐसे ग्रुप के साथ हाथ मिलाया जो सच में संगीत और रफ़ी साहब के प्रति अपने प्रेम के लिए कुछ खास करना चाहता था। इस मंडली का नाम एक शाम रफ़ी के नाम रखा गया।
ये ग्रुप उस समय के सबसे हिट बैंड्स में से एक बन गया और 30 दिनों में ही 50 शो करके नया रिकॉर्ड भी कायम किया। इस ग्रुप की सफलता के बाद चैरिटी के रूप में पहले 10 शो का मुनाफा एक एनजीओ को दे दिया गया। इसी दौरान म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना ने एक शो में शब्बीर कुमार को सुना और इन्हें तुरंत अपने ऑफिस बुलाकर ऑडिशन लिया। शब्बीर ने रफी साहब के 2-3 गाने गुनगुनाए, जिसे सुनकर उषा खन्ना की आंखें भी नम हो गईं। 10 दिनों बाद शब्बीर को उषा खन्ना के ऑफिस से सिलेक्शन का फोन आया। उषा खन्ना ने इन्हें सुरेश वाडकर, अमित कुमार, हेमलता और खुद अपने साथ पहला प्लेबैक सॉन्ग ऑफर कर दिया। ये गीत फिल्म तजुर्बा का था। हम एक नहीं, हम दो नहीं, हम हैं पूरे 5। नहीं हम दो नहीं, हम 3 नहीं, हम 4 नहीं। ये शब्बीर के लिए एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस था क्योंकि स्टेज पर गाने और प्लेबैक सिंगिंग में बहुत फर्क था। शब्बीर नर्वस थे, लेकिन इन्होंने पूरी मेहनत की और जब ये गाना रिलीज हुआ तो शब्बीर की आवाज में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस और स्टारडम की झलक साफ दिखाई पड़ी। किस्मत के हैं सारे जलवे, क्या जीना है क्या मरना है समझे। इसके बाद 1981 में शब्बीर ने फिल्म सरदार में एक्टर राज किरण के लिए अपना पहला सोलो सॉन्ग एक अकेला मन का पंछी गाया, जो इनके करियर में एक माइलस्टोन साबित हुआ। अकेला मन का पंछी। हालांकि इन घटनाओं के बीच शब्बीर कुमार ने बड़ौदा में अपना स्टेज शो भी जारी रखा। इसी दौरान उषा खन्ना के माध्यम से इनकी मुलाकात मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से हुई, जो उस समय फिल्म कूली के लिए म्यूजिक डायरेक्ट कर रहे थे और अमिताभ बच्चन के लिए गायक के रूप में इनकी पहली पसंद किशोर कुमार थे। हालांकि किशोर कुमार ने इस फिल्म के लिए गाने का वादा तो किया था, लेकिन बिजी शेड्यूल की वजह से किशोर दा अपना वादा पूरा नहीं कर सके। ऐसे में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शब्बीर कुमार को इस काम के लिए कॉन्टैक्ट किया। जब शब्बीर मुंबई पहुंचे तो पहले ऑडिशन के बाद शाम को इन्हें महमूद स्टूडियो बुलाया गया, जहां लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ ही आनंद बख्शी और मनमोहन देसाई भी मौजूद थे। उन्हें देख शब्बीर थोड़े चौंके और नर्वस भी हुए, क्योंकि शब्बीर को फिर से गाने के लिए कहा गया और इस बार स्टूडियो में 160 पीस का एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा और 25 सिंगर्स की कोरस बैंड भी मौजूद थी। शब्बीर को जो गाना दिया गया वो फिल्म कूली का मुबारक हो तुमको हज का महीना था। हटा मेरे गम से समंदर का भी सीना, न थी मेरी किस्मत। इस रिकॉर्डिंग को बाद में फिल्म की 70 mm स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन के प्रोफाइल के साथ डाला गया। ये गाना सुनकर टीम को लगा कि शब्बीर की आवाज अमिताभ बच्चन के किरदार पर पूरी तरह से फिट बैठती है। शब्बीर की आवाज से प्रभावित होकर मनमोहन देसाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शब्बीर कुमार से फिल्म के दूसरे गाने भी रिकॉर्ड करवा लिए। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। हालांकि फिल्म के टाइटल ट्रैक सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं को किशोर कुमार से पहले ही गवाया जा चुका था, लेकिन जब किशोर कुमार ने इसे अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकालकर रिकॉर्ड किया तो उनकी आवाज थकी हुई सी लग रही थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किशोर कुमार से कहा कि उनकी आवाज में थकान साफ महसूस हो रही है और इसलिए इस गाने को फिर से रिकॉर्ड करना होगा, लेकिन किशोर कुमार फिर समय नहीं निकाल पाए। नतीजतन ये गाना भी शब्बीर कुमार से ही रिकॉर्ड करा लिया गया। जब सताते हैं हम, ऐश करते हैं हम, इसके बाद 1983 में शब्बीर कुमार ने लता मंगेशकर के साथ अपना पहला डुएट सॉन्ग भी गाया, जो था शाम है ये कुछ। इसी साल इन्होंने फिल्म एक जान है हम के लिए गाने गाए, जो राजीव कपूर की पहली फिल्म थी। इसी साल फिल्म बेताब में इनके गाए गानों ने धूम मचा दी और ये बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स कैटेगरी में शुमार हो गए। जब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे। इनके आखिरी हिट गाने 1990 में आई फिल्म आज का अर्जुन और घायल में सुनने को मिले। गोरी हो कलाई चाहे काली हो कलाई, जो भी चूड़ी पहनाए फंस जाए। हरी हरी चूड़ियों की सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बाद ये इंडस्ट्री से लगभग गायब ही हो गए और इन्होंने फिर अपना फोकस स्टेज शो पर कर लिया। वैसे इंडस्ट्री की गॉसिप्स की माने तो 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट्स के बाद पूरे बॉलीवुड ने इनडायरेक्टली मुस्लिम कलाकारों से टेम्पोररीली दूरी बनानी शुरू कर दी और नतीजा ये रहा कि उस वर्ग के ज्यादातर कलाकारों का करियर लगभग खत्म हो गया। शब्बीर कुमार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाम है ये कुछ खोई दिल के दरवाजे पे। यहाँ बताते चलें कि शब्बीर एक सेक्युलर थिंकिंग वाले कलाकार माने जाते थे। 1967 में शब्बीर ने पहली बार स्टेज पर रफी साहब का गाना गाया, उस दिन जब शिवाजी जयंती थी। जब याद आए, बहुत याद आए।
बताया जाता है कि इसी के बाद इन्होंने खुद को कुमार नाम से जोड़ लिया। इससे उस यात्रा की शुरुआत हुई जो शब्बीर शेख से शब्बीर कुमार के विकास का प्रतीक बनी। दरअसल शब्बीर कुमार इस नाम से दुनिया को एक मजबूत संदेश देना चाहते थे कि एक समुदाय या जाति किसी कलाकार के लिए बाधा नहीं बनती। एक गायक की आवाज और उसकी प्रतिभा अपने धर्म यानी संगीत के लिए होती है। खैर, शब्बीर ने 2000 में कुछ प्राइवेट एल्बम्स के लिए गाना गाया और एक लंबे अंतराल के बाद साल 2010 की फिल्म हाउसफुल के गाने आई डोंट नो व्हाट टू डू में इनकी आवाज सुनाई पड़ी। I don't know what to do, I don't know what to do, तौबा आगे। वैसे शब्बीर के गाने जितने फेमस हैं उतना ही फेमस इनसे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी रहा, जिसे खुद शब्बीर ने एक इंटरव्यू में बताया था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि 80s में शब्बीर का सिंगिंग करियर नया नया था। साथ ही ये वो समय था जब मोहम्मद अजीज के साथ ही सुरेश वाडकर, पंकज उदास, कुमार सानू और उदित नारायण जैसे दिग्गज सिंगर्स भी अपना करियर शुरू कर रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में तो अब कॉम्पिटिशन कैसा रहा होगा। ठीक इसी समय बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी साहब के निधन की भी खबर आई। रफी साहब के इंतकाल की खबर सुनकर शब्बीर भी उनके जनाजे में पहुंचे, जहां इनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने इनका पूरा जीवन ही बदल कर रख दिया। शब्बीर की माने तो रफी साहब को दफनाते समय इनकी घड़ी उनके कब्र में गिर गई। ऐसा होते ही शब्बीर को समझ में आ गया कि प्रकृति इन्हें कुछ इशारा कर रही है और शायद ये कि रफी साहब की लेगेसी को अब यही आगे बढ़ाएंगे। अब इसे अंधविश्वास माने या कुछ और, लेकिन हुआ भी ऐसा ही। शब्बीर ने न सिर्फ उस दौर के सभी टॉप एक्टर्स के लिए गाने गाए, बल्कि रफी साहब के जाने के बाद यही एक ऐसे सिंगर माने जाते थे जो काफी हद तक उनके जैसा ही गाते थे। खैर, कुछ साल पहले शब्बीर कुमार फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में शरीक हुए। यहाँ शब्बीर ने खुलासा किया कि ये अपनी दिवंगत पत्नी को श्रद्धांजलि देने शो में गए थे क्योंकि उन्हें ये शो बहुत पसंद था। मेरी वाइफ इस आइडल परिवार की बहुत बड़ी फैन रहे हैं और हम दोनों हर सैटरडे संडे को आपका शो बगैर चूके गंवाए देखते थे। इसके बाद शब्बीर कुमार कपिल शर्मा शो पर भी नजर आए। ये उस दिन के एपिसोड में 90s के कुछ दूसरे सिंगर्स के साथ नजर आए। के सारे गाने मैंने दीदी के साथ गाए हैं, ये मेरा बहुत बड़ा जिंदगी का अचीवमेंट है। तो पंचदा ने कहा कि शब्बीर आज तुम किसके साथ गा रहे हो, पता है? मालूम नहीं। 70 साल के हो चुके शब्बीर आज भी देश विदेश में कॉन्सर्ट्स करते हैं। अब अपनी पूरी टीम की तरफ से शब्बीर की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। कितनी है खुशनसीब ये बहकी हुई। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा शब्बीर कुमार स्पेशल एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शब्बीर कुमार के फैन के साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।